दोस्तों, अक्सर आप सभी ये जानते हैं कि बहुत से लोग हैं जो जादू टोने में विश्वास नहीं रखते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि काला जादू जैसा कुछ नहीं होता है, तंत्र जैसी कोई चीज नहीं होती है, तांत्रिक क्रियाओं जैसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत से लोगों के मुंह से आपने ये बातें सुनी होंगी, लेकिन वास्तविकता में क्या है, ये मैं आज की कहानी में आप सभी को बताने वाला हूँ। और ये कहानी इतनी ज्यादा डरावनी है कि आपके, अगर मैं सुनाना चाहूँ उस अंदाज में, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरी कहानियों का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, ना ही मैं किन्हीं कहानियों के माध्यम से आप सभी को डराना चाहता हूँ। मेरा जो मेन मोटिव है वो है आपको सतर्क करना, कि आप इन सारी कहानियों को सुन के सतर्क हों और इन चीजों के प्रति जागरूक हों कि किस प्रकार की गलतियां आप सभी को नहीं करनी है, किस प्रकार की गलतियां करने से आप इन चीजों के संपर्क में आ जाते हैं और फिर भुगतना आपको और आपके साथ आपके परिवार को पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, और उससे पहले चैनल का इंट्रो। तो हर हर महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हॉरर कैसल में। और आज की कहानी जो है वो मध्य प्रदेश से है, और ये कहानी भी मैंने अपने एक दोस्त के माध्यम से सुनी थी। और इस कहानी के ऊपर कई लोग वीडियोस भी बना चुके हैं पहले से भी, लेकिन उन्होंने कुछ उसमें मिर्च मसाला लगाया, किसी ने कुछ उसमें एडिशनली चीजें ऐड की। लेकिन मैं आपको बिल्कुल रॉ स्टोरी सुनाऊंगा जो वास्तविकता में उस घटना में घटित हुआ था। तो बताते हैं आपको। ये कहानी है विष्णु, अभिषेक और रोहित, ये तीन भाई थे, जिसमें कि रोहित सबसे बड़ा था। और ये कहानी रोहित के माध्यम से ही बाहर आई, और ये कहानी रोहित को उसके भाई विष्णु और अभिषेक ने बताई थी। और इनके परिवार में ये सारी घटनाएं घटित हुई थी, तो रोहित भी उन सभी चीजों को जानता था। लेकिन कहानी का आरंभ कैसे हुआ, ये सारी चीजें शुरू कैसे हुई, वो सारी चीजें अभिषेक और विष्णु ने रोहित को बताई, और साथ ही अपने माता पिता को भी इसके बारे में बताया था। तो कहानी का जो शुरुआत है वो ऐसे होती है कि रोहित के जो भाई थे अभिषेक और विष्णु, ये दोनों ही योगा में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। ये लोग योगा करते थे, और ज्यादा योगा क्लासेस को अपना अच्छा कर सकें, तो इन्होंने पहले खुद सोचा कि मैं भी किसी न किसी योगा क्लासेस को ज्वाइन करता हूं, और जहां से मैं अच्छी तरीके से और योगा सीखूंगा, उसके बाद अपने छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से लोगों को योगा सिखाऊंगा। और ये बात है कोरोना के टाइम की। कोरोना का टाइम पीरियड जब निकल गया, कोविड का सेशन निकल गया था, जब लॉकडाउन खत्म हुआ था, तो आपने देखा था कि लॉकडाउन के समय में एक चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और वो था लोग सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर का काम करने लगे थे, वीडियोस बनाना शुरू कर दिए थे, कोई टिकटॉक पे रील्स बनाता था। तो ये सारे काम लोग घरों पे रह के कर रहे थे कोविड के टाइम में। तो उसी टाइम के बाद जब कोविड का सीजन निकल गया और लॉकडाउन खुल गया, तो अभिषेक और विष्णु ने सोचा कि क्यों ना योगा क्लासेस को ज्वाइन किया जाए। तो इन्होंने योगा क्लासेस ज्वाइन की, और योगा क्लासेस ज्वाइन करने के बाद ये छोटे छोटे वीडियोस बनाने लगे और अपने यूट्यूब चैनल पे डालने लगे। तो लोग अच्छा खासा इनके वीडियोस को देख रहे थे और योगा सीख रहे थे इनके वीडियो के माध्यम से। तो इनके मन में आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अपनी एक सेपरेट स्टूडियो बनाया जाए, जहां पे हम योगा परफॉर्म करें और अच्छा सा वीडियो उसको शूट करें। क्योंकि देखिए, अभी आप मेरा सेटअप देख रहे हैं, कुछ नहीं है, पीछे सादा दीवार है, इधर उधर सामान रखा हुआ है। तो मैं तो इसलिए इस तरीके से बैठा हूं क्योंकि मैं आप सभी को अपनी फैमिली मानता हूं, अपना परिवार मानता हूं। तो परिवार में तो मनाए जैसी बातें भी कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से बैठ के बात कर सकते हैं। तो आप सभी मेरा परिवार है, और मैं ये मान के कहानी सुना रहा हूँ कि मेरे परिवार के लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो मैं तो इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन कई लोगों का होता है कि वे एक पर्टिकुलर स्टूडियो बनाते हैं, बढ़िया लाइट्स, बढ़िया कैमरा, और पीछे बैकग्राउंड बढ़िया होना चाहिए, सारी चीजें सोचते हैं। तो विष्णु और अभिषेक ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ बढ़िया स्टूडियो बनाया जाए, उसके बाद वीडियो अपलोड करें योगा के, तो और ज्यादा व्यूज आएंगे। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि इनके क्लासेस में और भी बच्चे थे, लड़के थे, लड़कियां थी। तो उस टाइम पे एक लड़की ने
और वहां पे ज्वाइन किया। वो लड़की और लड़कियों की अपेक्षा थोड़ी सी कह सकते हैं कि ज्यादा ओवर फ्रेंडली थी, और ओवर फ्रेंडली थी, या ये भी कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ विष्णु के लिए ओवर फ्रेंडली थी, बाकी किसी से उसका इतना मतलब नहीं था। वो विष्णु के साथ एक तरीके से बहुत ज्यादा ओपन हो गई थी, मतलब कुछ नहीं तो विष्णु से ज्यादा बातें करना, विष्णु के साथ रहना, ज्यादा से ज्यादा विष्णु के साथ टाइम स्पेंड करना, यहाँ तक कि अगर विष्णु कोई काम कर रहा है तो विष्णु के बालों में उंगली करने लगना। जैसे आपने देखा होगा कि घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, दादी आपकी होती हैं, आप अगर उनकी गोद में सर रखकर लेट जाओ तो आपके बालों को सहलाने लगती हैं, बालों में उंगलियां फेरती हैं। तो वैसे ही वो लड़की विष्णु के साथ किया करती थी। और इतना ही नहीं, वो कुछ ना कुछ डेली नाश्ता खाना ये सब लाती थी विष्णु के लिए। मतलब बहुत ज्यादा ओवर फ्रेंडली नेचर उसका था, और विष्णु को एक तरीके से वो अपने दोस्त से ज्यादा बढ़कर कुछ मानने लगी थी, और विष्णु भी उसको उसी तरीके से लेने लगा था। तो इनका ये काम चलता रहा। धीरे धीरे जब ये बात थोड़ी सी आगे फैली कि हमें एक स्टूडियो चाहिए, तो उस लड़की ने ये कहा कि मेरा घर है, मेरे घर में एक काम करते हैं, ऊपर गार्डन है तो हम गार्डन में ही स्टूडियो बना लेते हैं और वहीं पे योगा के वीडियो शूट किया करेंगे। तो सारे लोगों ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। हालांकि एक बात थी कि जो विष्णु और अभिषेक थे, ये अपने घर पे कोई बात छिपाया नहीं करते थे। तो इन्होंने उस लड़की के बारे में सब कुछ बता रखा था अपने घर पे कि मेरी ऐसे ऐसे एक फ्रेंड है, और वो खाना भी लाती है, सारी हेल्प भी करती है, और काफी लगता है कि जैसे रिच फैमिली से है। तो जब भी हम लोग योगा वगैरह क्लासेस करते हैं और क्लासेस करने के बाद हम वीडियो शूट करते हैं, तो कभी कभी खाना मंगाने का टाइम नहीं मिलता है, तो वो लड़की खुद ही अपनी तरफ से बिना कहे ऑर्डर कर देती है, खाना लेके आती है, यहाँ तक कि नाश्ता भी हम सबके लिए लेके आती है। तो घर वाले सब उस लड़की को जानते थे। अरे, लड़की का नाम तो मैं बताना भूल ही गया। उस लड़की का नाम जो रोहित ने बताया है कहानी में, और उन्होंने खुद कहा है कि ये बदला हुआ नाम है, उसका असली नाम नहीं ले सकते, तो उन्होंने उसका असली नाम तो नहीं बताया, लेकिन बदला हुआ नाम बताया, रिया। तो रिया जो है वो विष्णु की लाइफ में काफी ज्यादा एंटर हो चुकी थी, और विष्णु पे एक तरीके से वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि ओवर फ्रेंडली नेचर दिखा रही थी। विष्णु को उसने अपने एक तरीके से जाल में कर लिया था। ये सारी चीजें हो रही थी। अभी तक आपको कहानी में कुछ भी बुरा नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि क्या है, आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते ही है, सारी चीजें हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात है, यहाँ कहाँ पे भूत आ गया या कहाँ जादू टोना आ गया। तो थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको जादू टोना भी दिखेगा और भूत भी दिखेगा। तो उसके बाद क्या होता है कि एक रात की बात है कि जब विष्णु के पास कॉल आता है रिया का, और रिया कहती है कि विष्णु आज रात तुम मेरे घर आ जाओ, मेरी मम्मी कहीं बाहर जा रही हैं। तो विष्णु को थोड़ा सा अजीब लगता है कि ठीक है, हम लोग फ्रेंड हैं और फ्रेंड से ज्यादा भी है, लेकिन इस तरीके से रात में जाना, और वो भी विष्णु के घर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर रिया का घर था, जो वो एड्रेस दे रही थी वहां का। तो विष्णु ने कहा कि पहले मैं बात करूंगा अपने घर पे, उसके बाद ही मैं कुछ बताऊंगा। तो विष्णु इतना बोला ही था कि रिया की मम्मी ने रिया से फोन ले लिया, और वो बात करने लगी कि अरे बेटा आ जाओ, मैं बाहर जा रही हूँ, ये यहाँ पे अकेले कैसे रहेगी, मैंने आज तक अपनी बेटी को कभी अकेले नहीं छोड़ा घर में, इसको डर लगेगा, ये सारी चीजें हैं। तो विष्णु बोला कि आंटी कोई बात नहीं है, मैं एक बार अपने घर पे बात कर लेता हूँ, अपने मम्मी पापा से बात कर लेता हूँ, भाई से बात कर लेता हूँ, तो फिर अगर वो लोग अलाउ करेंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो रिया की मम्मी बोली कोई बात नहीं है बेटा, तुम एक काम करो, मेरी बात कराओ, अपने भाई से बात कराओ। तो उसके बाद रिया की मम्मी ने विष्णु के भाई अभिषेक, जो कि साथ में योगा क्लासेस में जाता था और साथ में योगा की वीडियो शूट करता था, उससे बात की, और सेम बात उन्होंने अभिषेक से भी कही कि बेटा विष्णु को भेज दो, विष्णु यहाँ पे आ जाएगा तो रिया का मन लगा रहेगा, वो रात में अकेले कैसे रह पाएगी, मुझे कहीं बाहर जाना है। तो अभिषेक बोला कि आंटी वो बात ठीक है, मैं विष्णु को भेज तो दूं, लेकिन रात इतनी ज्यादा हो चुकी है और आपका घर जो है वो बहुत वीरान इलाके में है, जो आप एड्रेस बता रहे हो, और यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है, तो मैं अकेले कैसे उसको भेज दूं, हमारा भी छोटा भाई है ये। तो वो आंटी बोली कि एक काम करो बेटा, तुम
खुद आ जाओ विष्णु को लेके और यहाँ पे उसको छोड़ के चले जाना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आंटी, मैं एक काम करता हूँ, अपनी मम्मी से बात करता हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। तो उसके बाद वो फोन काट देता है अभिषेक और अपनी मम्मी को सारी बात बताता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि नहीं बेटा, ऐसे किसी के घर पे नहीं जाते हैं और जवान लड़की के साथ ऐसे नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और भले ही तुम्हारा जो रिश्ता है वो सिर्फ दोस्ती का है या उससे भी बढ़ के भी हो, लेकिन फिर भी इस तरीके से रुकना सही नहीं है, क्योंकि समाज में अलग अलग नेचर के लोग होते हैं और अलग अलग तरह की बातें भी बनती हैं। तो विष्णु और अभिषेक इस बात को मान जाते हैं, समझ जाते हैं, क्योंकि वो समझदार बच्चे थे और घर की बड़ों की बातें मानते थे, तो वो लोग वहां पे नहीं गए। दूसरे दिन वो सुबह फिर से अपना योगा क्लासेस गए, वहां पे रिया आई। तो हालांकि अब होना ये चाहिए था कि रिया को थोड़ा सा गुस्सा होना चाहिए था, नाराज होना चाहिए था, लेकिन रिया ने किसी प्रकार की नाराजगी नहीं दिखाई। वो सिमिलरली जैसे नाश्ता लेके आती थी वैसे ही नाश्ता लेके आई, नाश्ता कराया सबको और फिर विष्णु के बालों में हाथ करती रही, उंगली करती रही, उंगली फेरती रही। तो ये सारी चीजें होती रही। फिर धीरे धीरे इनका समय बीतने लगा और फिर अचानक एक दिन रिया ने कहा कि विष्णु, मैंने मम्मी से बात की है और मम्मी ने हमें अलाउ कर दिया है कि हमारे छत पे जो टेरेस है वहां पे जो गार्डन बना रखा है वहां पे हम लोग एक स्टूडियो बना लेते हैं। और वहां पे अगर नहीं चल पाएगा स्टूडियो तो नीचे का एक कमरा है जो हमने साफ सफाई कर ली है उसकी, और वहां पे काफी अच्छी हमने वॉल पेंटिंग्स भी लगा दी है, तो वहां पे हम लोग वीडियो आराम से शूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विष्णु ने कहा ठीक है, हम आते हैं सब लोग एक दिन आपके यहाँ पे और देखते हैं कि कैसा कमरा है, कैसा सेटअप है, क्या क्या करना है वहां पे और क्या क्या खर्चा हमारा करना पड़ेगा वहां पे, एडिशनली कोई चीज लगानी है या नहीं लगानी है। तो रिया ने कहा ठीक है, मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ, जल्दी ही हम आप लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे। तो ज्यादा दिन ही नहीं बीतते बल्कि अगले ही दिन जो है वो रिया विष्णु को कॉल करती है मॉर्निंग में ही कि विष्णु तुम कहाँ हो। तो विष्णु कहता है कि मैं अपने घर पे हूँ, बस क्लासेस के लिए निकल रहा हूँ। तो रिया कहती है कि एक काम करो, मम्मी कह रही है कि आज बहुत अच्छा दिन है और आज से ही तुम अपने जो स्टूडियो है उसकी शुरुआत कर दो। तो विष्णु कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहती है हाँ, तुम एक काम करो, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ हमारे घर पे और स्टूडियो वगैरह देख लो और आज ही हम पहला वीडियो शूट करते हैं यहाँ के स्टूडियो में, क्योंकि मम्मी कह रही है कि बहुत अच्छा दिन है। तो विष्णु कहता है ठीक है, हम अपना सारे लोगों को लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि विष्णु के ग्रुप में विष्णु का बड़ा भाई अभिषेक और उसके दो फ्रेंड और थी। तो ये चारों लोग, विष्णु और विष्णु का भाई अभिषेक और वो दो लड़कियां, वो रिया के घर पे पहुंचते हैं। अब जिस लोकेशन पे वो लोग पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि घर बड़ा अजीब सा है। ऐसा अजीब सा घर है कि उस मकान के आसपास कुछ नहीं है, लगभग 2-3 मंजिल ऊंचा मकान बना हुआ है। दीवारें ऐसी लग रही है कि जैसे पता नहीं कब से इस पे व्हाइट वॉश वगैरह नहीं कराया गया है। मेन गेट उन्होंने पूरा कपड़े से ढक रखा है, दीवारों पे सीलन लगी हुई है और जैसे आपने देखा होगा कि बहुत पुरानी बिल्डिंग हो जाती है तो काली काली काई भी लग जाती है, वो भी कई जगह पे लगी हुई थी। तो विष्णु को थोड़ा अजीब लगा कि यार ये लगती तो बहुत अमीर घर की लड़की है और इस तरीके से प्रिटेंड भी करती है, बिना मंगाए नाश्ता लेके आती है, बिना मंगाए खाना भी ऑर्डर कर देती है, इतनी ज्यादा पैसा भी खर्च करती है। इतना अमीर होने के बावजूद इन्होंने अपने घर पे बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया हुआ है, ना तो घर पे व्हाइट वॉश है, ना मेन गेट सही है, पूरा कपड़े से ढक रखा है। तो विष्णु वहां जाके कॉल करता है रिया को कि रिया मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ घर के बाहर। तो रिया घर के बाहर आती है और विष्णु को लेके साथ चलने लगती है। तो जैसे ही गेट पे पहुंचते हैं तो रिया कहती है नहीं नहीं, मेन गेट से नहीं है, इधर छोटे वाले गेट से आओ। तो विष्णु और उसके सारे फ्रेंड और उसका भाई अभिषेक ये लोग उस छोटे गेट से आने लगते हैं। तो रिया कहती है कि सीधा पैर नहीं, लेफ्ट जो आपका फुट है वो पहले अंदर रखो। तो विष्णु कहता है कि नहीं, वैसे तो हमने सुना है कि दाहिना पैर अच्छा रहता है जब कोई नए काम की शुरुआत करते हैं। तो रिया कहती है कि नहीं नहीं, ये आपको किसने बोला है, ये सब चीजें नहीं होती, मेरी माँ तो यही बताती है कि लेफ्ट फुट रखा जाता है पहले। तो ये सारे लोग पहले अपना बायां पैर रख के अंदर चले जाते हैं। तो अंदर चल जब जाते हैं तो अंदर पहले लॉन होता है, घर के जो मेन दरवाजा होता है उससे पहले।
तो लॉन में पूरा एकदम घास सूखी हुई है, गमले जो रखे हुए हैं वो भी सारे सूखे हुए हैं, किसी में कोई फूल नहीं है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। मेन गेट पे जैसे ही पहुंचते हैं गेट अपने आप खुल जाता है, ये लोग अंदर जाते हैं। वहां पर भी गेट पे अंदर घुसने से पहले रिया कहती है कि नहीं नहीं नहीं, पहले लेफ्ट फुट अंदर रखना है, पहले बायां पैर अंदर रखना है सब लोगों को। तो सब लोग बायां पैर रख के अंदर जाते हैं। अंदर घुसते हैं तो देखते हैं बड़ा अजीब सा नजारा है, पूरा घर में कहीं पे भी खिड़की नहीं है, और खिड़कियां जो है भी वो बंद भी कर रखी है, और छोटे छोटे रोशनदान है उनसे हल्की हल्की रोशनी आ रही है, बाकी पूरा अंधेरा फैला हुआ है। और एक लाइट बल्ब जल रहा है, जो कि जल रहा है या नहीं जल रहा है उसका कुछ मतलब नहीं है जलने का, क्योंकि वो उतनी पर्याप्त रोशनी नहीं दे रहा है, बहुत धीमा जल रहा है। बस इतना है कि आप हल्का फुल्का चल सकते हो, आपको ज्यादा दूर का दिखाई भी नहीं देगा। तो ये लोग जैसे ही चलते हैं तो आगे चलने के बाद जैसे ही बैठक आती है, बैठक के बाद ये थोड़ा सा क्रॉस करते हैं तो एक कमरा आता है, और कमरे के साइड से ही सीढ़ियां ऊपर गई होती है, और बहुत पतली सीढ़ियां। अब ये जैसे ही उस कमरे के पास पहुंचते हैं तो इन्हें अजीब सा लगने लगता है। अब इन्हें वहीं पे समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मोहब्बत क्या ना करवाए। यहाँ पे जो विष्णु था वो रिया से एक तरीके से मोहब्बत करता था, और कह सकते हैं कि एक तरीके से आंखें बंद करके वही चेहरा नजर आए, वो हालत थी इनकी। तो इन्होंने उन चीजों को इग्नोर कर दिया। जो साइन इन्हें मिल रहे थे नेगेटिविटी के, इन्होंने वो साइन इग्नोर कर दिए, और ये सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगे। तो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं, अंधेरा है, और रिया ने विष्णु का हाथ पकड़ रखा है, विष्णु ने बाकी पीछे अभिषेक का हाथ, और अभिषेक ने उन दो लड़कियों के हाथ पकड़ रखे हैं, और धीरे धीरे ये सारे लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं ग्राउंड फ्लोर से, तो रिया आवाज लगाती है कि मम्मी देखो विष्णु और अभिषेक आ गए हैं। तो एकदम से एक आवाज आती है, बड़ी बैठी हुई सी आवाज, अरे 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 बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, आओ आओ बच्चों, आओ आओ, आज बहुत शुभ दिन है, आओ बच्चों आओ आओ, आज बहुत शुभ दिन है, थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं। और फिर वो रिया से कहती है कि रिया बेटा जाओ, बाकी लोगों को ऊपर स्टूडियो दिखा के लाओ, गार्डन दिखा के लाओ, मैं जरा अभिषेक इससे विष्णु से बात करती हूँ, तुम अभिषेक को भी साथ लेके जाओ। और ये इतना कहने के बाद इन्हें थोड़ा सा और अजीब लगा कि आखिर इतनी पतली आवाज या इतनी बैठी हुई आवाज, या कह सकते हैं कि नाक के सुर में कौन बोलता है। इनके दिमाग में ये भी क्लिक करना चाहिए था, लेकिन वो भी चलो क्लिक नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोग जनरली होते हैं जो नाक की आवाज में बोलते हैं, नाक के सुर में बोलते हैं, पतली आवाज होती है। चलो ठीक है, वो क्लिक नहीं किया, लेकिन ये तो क्लिक करना चाहिए था कि आखिर किसके घर में इतना ज्यादा अंधेरा होता है, और किसके घर में इतनी ज्यादा ठंडक होती है या नेगेटिव एनर्जी होती है कि आपका दम घुटने लगे, आपको साफ हवा ना मिल रही हो। लेकिन इन्होंने वो सारे साइन इग्नोर कर दिए। उसके बाद क्या होता है कि रिया जो है वो अभिषेक और बाकी की दो लड़कियों को लेके ऊपर चली जाती है, जहां पे इन्होंने स्टूडियो बनाया हुआ था। और इधर रिया की माँ विष्णु को लेके कहती है कि विष्णु आओ बेटा, पूजा करते हैं, आज बहुत शुभ दिन है, आज पूजा करते हैं, और लेके एक कमरे में जाती है। अब कमरे में जैसे ही घुसने वाले होते हैं तो रिया की माँ कहती है बेटा नहीं नहीं नहीं, पहले लेफ्ट पैर अंदर रखना है, पहले लेफ्ट पैर अंदर रखना है। और बड़ा मतलब अजीब सी आवाज निकाल के बोल रही थी। तो ये फिर लेफ्ट पैर अंदर रख के जाता है, तो अंदर कमरे के अंदर एक और कमरा होता है। तो उस कमरे में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पे अंधेरा बिल्कुल पड़ा हुआ है, और वहां पे बस ये दिख रहा है सामने कि एक मूर्ति बनी हुई है काफी बड़ी। किसकी मूर्ति है कुछ पता नहीं चल रहा है। मूर्ति जो है वो ऐसे पत्थर की बनी हुई है जिससे कुछ चमक सी आ रही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि सामने कोई बड़ी सी मूर्ति है, स्टैचू है, लेकिन किस भगवान की कुछ पता नहीं चल रहा है। वहां पे अजीब सी दुर्गंध है, बहुत ज्यादा बदबू सी आ रही है उस कमरे में। अभी भी विष्णु को कुछ भी रियलाइज नहीं हो रहा है, उसके सेंसेस नहीं काम कर रहे हैं। विष्णु वहां जाके खड़ा हो जाता है, और जो रिया की मम्मी है वो कहती है कि बेटा यहीं खड़े रहो, और ये लो ये थोड़ा सा प्रसाद खाओ, हम पूजा करेंगे यहाँ पे, उसके बाद तो अपना स्टूडियो शुरू करना। और इसके बाद ये लोग वहां पे अपना जो औरत है वो अपना सेरेमनी स्टार्ट कर देती है, कुछ पूजा वगैरह कुछ मंत्र अजीब से पढ़ने लगती है। तो अभी भी विष्णु को कुछ पता नहीं चल रहा है। विष्णु वहां पे खड़ा हुआ है एकदम बुत बन के,
उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, उसके शायद सेंसेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इधर क्या होता है कि अचानक से जो रिया है वो अभिषेक से बोलती है कि अभिषेक भैया एक काम करो, ऊपर वाले जो हमारा थोड़ी सी हेल्प कर दो, ऊपर जो हमारा गार्डन है वहां से मम्मी कुछ फूल मंगा रही है पूजा करने के लिए, तो वो फूल लेके चलो। तो अभिषेक कहता है कि चलो ठीक है, चलो कहाँ पे गार्डन है देखते हैं। छत पे लेके आती है, छत पे लेके आती है तो देखती है कि वहां पे सारे गमले तो सूखे पड़े हुए हैं, लेकिन एक गमला है जहां पे पौधे में 2 फूल लगे हुए हैं, सिर्फ 2 फूल। अभी अभिषेक को क्लिक होना चाहिए था दिमाग में कि आखिरकार यहाँ पे छत पे सारे के सारे गमले क्यों सूखे हैं, और सूखे भी हैं तो आखिर एक ही गमले में पौधा कैसे हरा भरा है और उसमें भी 2 फूल क्यों हैं। लेकिन वो भी इनके दिमाग में कुछ नहीं आया। तो जैसे ही जो अभिषेक था वो फूल तोड़ने को हुआ तो उसके दिमाग में आया कि ये मुझसे फूल क्यों तोड़वा रही है, खुद भी तो तोड़ सकती है, इतना बड़ा तो कोई काम है नहीं। तो अभिषेक रिया से कहता है कि रिया ये फूल तुम खुद क्यों नहीं तोड़ देती हो, मुझसे क्यों तोड़वा रही हो, तुम खुद भी तो तोड़ सकती हो, इतना कोई बड़ा काम तो है नहीं जो तुम मेरी हेल्प ले रही हो। तो रिया कहती नहीं नहीं भैया पूजा करनी है तो मम्मी ने बोला है कि अभिषेक भैया से ही तोड़वाने हैं, तो आपको ही तोड़ के देना पड़ेगा, आप ही तोड़ो। तो अभिषेक कहता है ठीक है लाओ मैं तोड़ देता हूँ। तो जैसे ही वो तोड़ने जाता है फूल तो रिया तुरंत टूट देती है, अरे रुको 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 रुको, इससे नहीं तोड़ना है, इसको राइट हैंड से तोड़ना है। तो अभिषेक कहता है कि यार ये अजीब बात है, तुम्हारे घर में घुसना है तो लेफ्ट पैर अंदर करके घुसना है, कोई चीज टच करनी है, तोड़नी है, ले जानी है तो राइट हैंड का तुम्हें प्रयोग करना है, ये कैसा तुम्हारे सारे नियम है। तो रिया कुछ नहीं बोलती है, बस इतना बोलती है कि मम्मी ने कहा है कि पूजा का सामान है तो ऐसा ही किया जाता है। तो अभिषेक जैसे ही उस फूल को टच करता है तो अभिषेक को एक अजीब सा करंट सा लगता है। तो अभिषेक फिर भी उस फूल को तोड़ देता है, दोनों फूलों को, और लेके नीचे आता है। तो रिया कहती है कि भैया एक काम करो, आप भी साथ में चलो और आप ही मम्मी को देना। और ये भी जैसे जैसे प्रोसेस से अंदर आते हैं और वहीं उसी कमरे में पहुंचते हैं तो अभिषेक देखता है कि वहां पे सामने विष्णु खड़ा हुआ है, बिल्कुल बुत बना, स्टैचू बना, और वो जो आंटी है वो कुछ ना कुछ मंत्र पढ़े जा रही है। लेकिन जो रिया थी वो उस कमरे में अंदर आई नहीं, वो कमरे के गेट पे खड़ी हो गई और उसने कहा कि भैया आप दे आओ फूल। अब अभिषेक को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि आखिरकार रिया अंदर क्यों नहीं आ रही है, और अगर ये पूजा का कमरा है तो हमारे यहाँ तो जो पूजा कर होते हैं काफी अच्छी उसमें सुगंध रहती है, सब कुछ पॉजिटिव वाइब्स आती है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा निगेटिविटी फील हो रही है, इतनी ज्यादा बदबू है और इतना ज्यादा अंधेरा कर रखा है कि ये कौन से देवता की मूर्ति है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतना सोच ही रहा होता है कि अचानक अभिषेक के मुंह में कड़वाहट सी आती है, बहुत ज्यादा कड़वापन, एकदम ऐसा लगता है कि ये कुछ बोलेगा तो इसको पलटी हो जाएगी। अब अभिषेक कुछ नहीं बोल पा रहा, उसके मुंह में कड़वापन सा भरा हुआ है, उसको लग रहा है कि जैसे बोलेगा तो पलटी हो जाएगी, तो वो शांत खड़ा हुआ है। और उधर वो आंटी अपना मंत्र मंत्र पढ़ने के बाद तुरंत बाहर जाती है, और जिस तरीके से वो अभिषेक को और विष्णु को लेके आई थी उस तरीके से वो बाहर नहीं गई। वो बहुत चाहती तो जैसे ये मूर्ति है सामने और राइट हैंड साइड पे गेट है, तो चाहती तो वो वहां से सीधा जा सकती थी राइट हैंड साइड के गेट के बाहर, लेकिन वो पूरा चक्कर लगा के घूम के फिर राइट हैंड साइड के गेट से बाहर गई। बाहर जाने के बाद लगभग 10-15 मिनट बीत गए, अभी तक उसकी कोई खैर खबर नहीं, और ना तो यहाँ पे विष्णु बोल पा रहा है ना अभिषेक बोल पा रहा है, और विष्णु तो बिल्कुल बुत बना खड़ा हुआ है, उसकी तो गर्दन भी नहीं मुड़ रही है। अभिषेक इतना है कि वो अपने गर्दन को इधर उधर मोड़ के देख पा रहा है कि सब कुछ क्या चल रहा है। अचानक इन्हें आवाज सुनाई देती है, आजा आजा बेटा आजा 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 आजा, ऐसे करके वो आंटी किसी को लेके आ रही है। तो अभिषेक देखता है कि सामने गेट से दिख रहा है कि एक बहुत दुबला पतला सा कोई लड़का है जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, और वो लगभग लंबाई चौड़ाई में विष्णु के बराबर होगा। तो वो उसको अंदर लेके आ रही है, और जैसे ही गेट पे आती है तो उससे कहती है नहीं 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 नहीं, लेफ्ट नहीं राइट राइट फुट आगे रख। और वो लड़का समझ ही नहीं पा रहा है कि राइट क्या लेफ्ट क्या, तो वो औरत उसका खुद से पैर उठा के रखवाती कि ये वाला पैर अंदर रख, ये वाला। जैसे ही ये सब होता है और वो जो लेडी है वो उस मूर्ति के पास जाती है, कुछ उठाती है वहां से, इतने में अचानक पता नहीं क्या होता है कि अभिषेक वहां से भाग के जाता है और विष्णु का हाथ पकड़ के खींच के और सीधा भागता हुआ आता है। इन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन बुला रहा।
अब से विष्णु को लेके भागता हुआ सीधा उसके घर से बाहर निकलता है। बाइक स्टार्ट करते ही विष्णु को बिठाता है पीछे बाइक में। बाइक स्टार्ट नहीं होती, ये बाइक को वहीं पे पहले धक्का वक्का मारते हैं, स्टार्ट करते हैं जैसे तैसे, और ये वहां से भागते हैं। भागते भागते ये लगभग वहां से इन्हें नहीं पता कि ये कौन सी दिशा में जा रहे हैं। इन्हें बस ये है कि मैं इस घर से कैसे भी दूर चला जाऊं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। और अब से विष्णु को पीछे बिठा के लगभग 10 से 20 किलोमीटर दूर चला जाता है। उसके बाद इन्हें थोड़ा सा, इनका जो घबराहट थी वो दूर होती है। गाड़ी रोकते हैं, वहां पे खड़े होते हैं और ये सबसे पहले अपनी माँ को फोन करते हैं। और अपनी माँ को अब से फोन करता है और बताता है कि मम्मी ऐसी ऐसी बात थी, मैं वहां पे ऐसे ऐसे गया था तो रिया के घर पे, और वहां पे ये बता ही रहा होता है कि अचानक से, और इनकी एक आदत और थी कि ये जब भी आपस में फोन करते थे तो वीडियो कॉल ही करते थे मोस्टली। तो ये वीडियो कॉल पे अपनी मम्मी से बात कर रहा था। तो ये जैसे बता ही रहा होता है कि मैं रिया के घर गया था, वहां पे ये सब हुआ, और इतना बोलते ही बोलते अचानक से रिया की मम्मी को पता नहीं क्या होता है, सॉरी अभिषेक की मम्मी को पता नहीं क्या होता है कि उनके यहाँ से फोन छूट जाता है और अचानक एकदम जैसे कोई घोड़े पे बैठ के आ रहा हो, तबड़क 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 ऐसी आवाज आने लगती है। और फोन नीचे पड़ा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैंक स्क्रीन है, और अचानक एक आवाज आती है, क्यों गया था तू वहां, क्यों गया था वहां, तेरे मुंह में कड़वा स्वाद आया था, तू तब भी नहीं समझा, मैंने किस तरीके से तुझे बचाया, मैंने तुझे किस तरीके से बचाया मैं ही जानता हूं, तुझे अकल नहीं आई, तू कैसे चला गया वहां पे, तुझे इतने ज्यादा मैंने साइन दिए कि तू वहां पे मत रहे, वहां पे इतनी ज्यादा निगेटिविटी थी, तू कैसे पहुंच गया वहां पे, तूने किसी को बताया, किसी को बताया, और बहुत तेज चिल्लाने की आवाज। और फिर लास्ट बोला कि जाके प्रसाद चढ़ा जाके, और इतना करने के बाद कॉल कट जाती है। तो ये फिर से अपनी मम्मी को फोन लगाता है। तो इसकी मम्मी कहती है, बेटा तुम कुछ बता रहे थे, कहाँ गए थे? तो अब से कहता है, मम्मी ऐसे ऐसे अभी जो हमारे कुल देवता हैं वो शायद आपके ऊपर आए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे बताया है। तो उसकी मम्मी कहती है, बेटा तुरंत पास के मंदिर में जाओ और वहां पे जाके पहले दर्शन करो, प्रसाद वगैरह लो। तो जो अभिषेक है वो विष्णु को लेके पास में ही थोड़ी दूर एक हनुमान मंदिर होता है, वहां जाता है। वहां जाते ही ये लोग क्या करते हैं कि भाई बैठते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं। वहां पे जो पुजारी होते हैं, अभिषेक उनको पूरी कहानी बताता है। लेकिन अभी तक नोटिस करिए, विष्णु कुछ नहीं बोल रहा है। विष्णु साइलेंट मोड पे है, खोया हुआ है, उसे कुछ भी एहसास नहीं कि क्या चल रहा है। वो एक तरीके से बुत बना हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सामने क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी जो पंडित होते हैं वो मंदिर के बताते हैं कि बेटा तुम्हें कुछ नियम करने पड़ेंगे, तुम्हारे ऊपर तंत्र साधना की गई थी, वशीकरण था, तुमको अपने घर के 7 चक्कर लगाने हैं रात में। वो कुछ देते हैं पूजा की सामग्री, कहते हैं कि इसको लेके रात में अपने घर के उल्टे 7 चक्कर लगाने हैं, और 7 चक्कर लगाने के बाद उसको घर के पीछे छोड़ देना है। तो वो जो शक्ति है वो तुमसे दूर हो जाएगी। तो अभिषेक और विष्णु वहां से चले जाते हैं, और जब ये घर आने वाले होते हैं तो ये पहले सोचते हैं कि यार उन लड़कियों को भी कॉल कर रहे हैं जो वहां पे रिया के घर पे हैं, कहीं उनके साथ भी गलत ना हो जाए। तो अभिषेक जो है वो उन लड़कियों को फोन करता है कि तुम लोग कहाँ पे हो? तो जो लड़कियां होती है वो कहती हैं कि मैं तो खाना खाने आई हूँ रिया के साथ बाहर। तो अभिषेक कहता है कि एक काम करो, तुम लोग फटाफट वहां से निकलो, वहां पे सब गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं है, और रिया कि किसी के संपर्क में रहने की जरूरत नहीं, तुरंत वहां से निकलो। तो वो लड़कियां कहती हैं क्या हुआ बताओगे? तो तुम लोग अचानक कैसे चले गए? आंटी यहाँ पे रो रही थी, चिल्ला रही थी, रिया भी काफी परेशान है, किसी ने खाना वगैरह नहीं बनाया, तो हम लोग बाहर खाना पैक कराने आए हैं, तो तुम लोग क्यों चले गए हो? तुरंत वापस आ जाओ। तो अभिषेक कहता है कि तुम लोग भी वहां से निकल जाओ, बहुत गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा, फटाफट वहां से निकलो। तो वो लड़कियां भी वहां से निकल जाती हैं, हालांकि उन लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। तो इधर अभिषेक और विष्णु अपने घर आते हैं। अभिषेक सारी चीजें अपनी मम्मी को बताता है, और ये लोग वो सारी क्रिया भी करते हैं। लेकिन उस क्रिया के करने के बाद भी विष्णु पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। विष्णु अभी भी वैसा ही था, सेम सिचुएशन में। वो सोने की कोशिश करता तो उसको वही औरत दिखाई देती, हंसती हुई, कभी रोती हुई, और इसको लगता है कि जैसे ये फिर वही उसी कमरे में पहुंच गया। तो काफी चीजें हो रही थी, विष्णु ठीक नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा, मतलब सो नहीं पा रहा था, लगभग 2-3 दिन से ये सोया ही नहीं विष्णु, इतनी ज्यादा इसकी हालत खराब हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने विष्णु के कमरे को छानना शुरू किया कि ऐसी कोई चीज है क्या
जो अभी भी कनेक्शन वहां से जोड़े हुए हैं। तो इन्होंने उसको पूरा जो कमरा था विष्णु का छान मारा, तो कपड़ों के बीच में एक गिफ्ट रखा हुआ था जो कि रिया ने सबसे पहले विष्णु को दिया था और कहा था कि इसको अभी मत खोलना, जब मैं कहूंगी तभी तुम्हें इस गिफ्ट को खोलना है। तो गिफ्ट जो था अभी तक अनपैक था। तो अभिषेक ने वो गिफ्ट लिया और विष्णु को साथ लेके ये भाई मंदिर में गए पंडित के सामने। तो इन्होंने जब पंडित के सामने वो गिफ्ट रखा, उसने कहा भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, इसको दूर रखो, मुझे मत टच करवाओ, इसको जैसे ही है बिना खोले इसको जला दो, बस जला दो तो ही ठीक है, इसको खोलने की भी जरूरत नहीं है। तो सोचिए कि वो जो पुजारी था वो खुद इतना जल रहा था, डर रहा था उससे। और डरने का कारण भी है क्योंकि आज भी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा जादू टोने टोटके होते हैं। तो कोई भी सामान्य आदमी होगा वो इन चीजों से डरता ही है। तो इन्होंने उस गिफ्ट को जला दिया। पता नहीं उस गिफ्ट में क्या था, उसमें अजीब सा धुआं उठने लगा और वो जल गया। लेकिन उसके बाद भी विष्णु ठीक नहीं हो रहा था। तो काफी बातचीत करने के बाद इन्हें पता चला कि इंदौर में कोई बाबा एक है जो कि काफी पहुंचे हुए प्रसिद्ध बाबा हैं और वो एक भी रुपया पैसा कुछ नहीं लेते हैं। तो जो विष्णु के पापा थे वो विष्णु को लेके वहां पे गए बाबा के पास। तो वहां पे जो बाबा थे उनके काफी लंबे लंबे बाल थे, दाढ़ी मूछ उनकी कुछ नहीं थी और लगभग ऐसी 30-35 साल की उम्र थी उनकी। तो वहां पे बैठे हुए थे और मरीजों को ठीक कर रहे थे, जो भी उनके यहाँ पे आए हुए थे ऐसे बीमार लोग या जिनके ऊपर तंत्र साधनाएं की गई थी। तो वो लोगों को ठीक कर रहे थे, लेकिन उनकी निगाह जो थी वो विष्णु की तरफ थी और विष्णु को देख के वो मुस्कुरा रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो उनके पास रोगी था उसको क्रियाक्रम उसका करने के बाद, उसके ऊपर जो भी था झाड़ फूंक करने के बाद, उन्होंने सीधा उसको बुलाया विष्णु को कि तू आ इधर, आ जा इधर। तो विष्णु के पापा उसको लेके वहां पे पहुंचे। जब लेके पहुंचे तो उन्होंने बिना पूछे ही सारी घटना विष्णु के पापा को बता दी कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और इसके ऊपर बहुत बुरी शक्ति का प्रयोग किया गया है। ऐसी शक्ति है जो इसको लेके जाने वाली थी, इसकी आत्मा का प्रयोग किसी और के अंदर किया जा रहा था। अब यहाँ पे आप चीज गौर करिए कि आखिर इतना ज्यादा प्रयोग विष्णु के ऊपर ही कैसे हुआ। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि रिया विष्णु के बालों में उंगलियां फेरा करती थी। तो वहां से ये विष्णु के बाल लेके गई। विष्णु के साथ ये वीडियो कॉल करती थी, तो वहां से इसने वीडियो कॉल में विष्णु का फोटो लिया। उसके बाद ये एक बार ऐसे ही विष्णु की एक टी शर्ट थी, उसको जबरदस्ती लेके गई थी कि नहीं 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 ये मुझे बहुत पसंद आ गई है, मुझे अपने साथ रखनी है, फलाना ढिकाना, ऐसे करके विष्णु का एक टी शर्ट भी लेके गई थी। और विष्णु के लिए ये जो नाश्ता लाती थी उसमें कोई ना कोई आइटम सफेद जरूर होता था, मीठा, चाहे वो खीर हो, चाहे वो मीठा दूध हो, चाहे मीठी मिठाई हो कोई सफेद रंग की, ये चीजें जरूर से जरूर होती थी। तो ये लगभग काफी टाइम से उसके ऊपर क्रिया की जा रही थी, इसलिए विष्णु इतना ज्यादा उसके ऊपर वशीकरण इतना ज्यादा इतना भयानक हो चुका था कि वो टूट ही नहीं रहा था। तो उस बाबा ने कुछ प्रक्रियाएं बताई करने के लिए, तो विष्णु के पापा ने वो सारी प्रक्रियाएं करी और तब जाके विष्णु ठीक हुआ। और उसके बावजूद भी कई सालों तक, मतलब 1-1.5 साल तक विष्णु जो है अपने कमरे की लाइट बंद करके सो नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही लाइट बंद करता था उसे डर लगता था। आज वो ठीक है पूरी तरीके से और विष्णु और अभिषेक दोनों मिलकर अपना योगा चैनल चला रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि किसी अनजाने पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा और कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सतर्क रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए ऐसी चीजों से। साथ ही आप ये भी बताइए कि क्या ये सारी चीजें संभव हैं, इस घटना में कितनी सत्यता है। मैं इसको नहीं कह सकता कि पूरी 100% सही है, क्योंकि मैंने खुद से वेरीफाई नहीं किया है और वेरिफिकेशन करना जरूरी भी नहीं होता इन चीजों का। जरूरी ये होता है कि आप उन कहानियों से सीख क्या सकते हो। तो आपने क्या सीखा और ये कहानी कितनी सच हो सकती है, कैसी लगी आपको कहानी, सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताओ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो और फैला दो यार, चारों तरफ फैला दो चैनल को।
तो हर हर महादेव, आप सभी को जय श्री राम, धन्यवाद।